हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, हमने प्रीवियस क्लास में डब्ल्यूबीसी पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक प्लेटलेट्स है। तो प्लेटलेट्स को हम और दूसरा नाम क्या होता है प्लेटलेट्स का, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गए यहाँ पे, THROMBOCYTES आएगा। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम इसका, प्लेटलेट्स का। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पढ़ लो। तो क्या बोल रहा है, प्लेटलेट्स आर टाइनी डिस्क शेप्ड सेल फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट इन ब्लड। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, छोटी सेल्स होती है ना, डिस्क शेप्ड होती है और ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, है ना, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, unlike WBC and RBC, they are not complete cells but fragments derived from large bone marrow called मेगाकैरियोसाइट। अब क्या होती है कि ये कंप्लीट सेल नहीं होती है। ठीक है, ये डिराइव्ड होती है किससे, मेगाकैरियोसाइट से। जो हमारी माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स रहती है वो मेगा कार्योब्लास्ट बनाती है, फिर मेगा कैरियोब्लास्ट से मेगा कैरियोसाइट्स बनती है और फिर जो मेगा कैरियोसाइट होती है ना, उसका साइटोप्लाज्म शेड ऑफ होता है, टूट जाता है फ्रेगमेंट्स में, और वही फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। ओके, दे आर एसेंशियल फॉर हीमोस्टेसिस स्टॉपिंग ब्लड। अब ये प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन ही क्या होता है, हीमोस्टेसिस रहता है। ठीक है, ब्लीडिंग को रोकने का काम होता है इसका। ठीक है, इसका प्लेटलेट्स का, जैसे अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो गई है ना, तो ब्लड लॉस हो रहा है, तो ये ब्लड लॉस को कंट्रोल करवाती है क्लोट बना के। ठीक है, जमा कर, ये ब्लड को जमा देती है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस नहीं होता हमारी बॉडी से। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का ये काम होता है, ब्लड को रोकना। चलो आगे पढ़ लेते हैं हम इसका। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं अब इसका। ठीक है, तो इसका साइज कितना होता है, इसका साइज 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है ये। शेप देखो इसका, तो शेप कैसा होता है, डिस्क लाइक व्हेन रेस्टिंग बट बिकम स्पाइकी इरेगुलर व्हेन एक्टिवेटेड। प्राइमरीली तो इसका शेप जो होगा ना, वो ऐसा डिस्क जैसा शेप होगा, पर जब ये एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है, तो ये एक्टिवेट होंगी तो ऐसी स्पाइक्स निकल जाएगी हेयर लाइक इनकी। ठीक है, तो ये ऐसा इरेगुलर शेप की होती है ये। जब एक्टिवेट नहीं होती तो डिस्क शेप की रहती है, और जब एक्टिवेट हो जाती है तो ऐसे स्पाइक्स निकल जाते हैं इनमें। ठीक है, ये स्पाइक्स इनको स्टिक करने में हेल्प करते हैं ना, चिपकाने के लिए, एक दूसरे से चिपक जाती है ये ब्लड जहाँ पे लॉस हो रहा है इंजरी की साइड पर। ठीक है, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी को ट्रैप करती है। जैसे मकड़ी का जाला कैसा आता है ना, फैल जाता है। जैसे ऐसे ऐसे सोचो कि हम मछली पकड़ने जाते मछुआरे, तो वो नेट फेंकते हैं, है ना, नदी में, और उसमें सारी मछलियां आ जाती है। वैसे ये जो प्लेटलेट्स होती है ना, ये भी एक मकड़ी के मतलब ये जो मछली पकड़ने का जाला होता है उसकी तरह ही होती है, और ये सारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी को पकड़ लेती है, चिपका देती है, जिसकी वजह से वहां पे खून का थक्का बोलते हैं ना, क्लोट बोलते हैं, वो जम जाता है और फिर ब्लड लॉस होना बंद हो जाता है। ठीक है, क्लोट हो जाता है वहां पे। चलो न्यूक्लियस देख लो इसका, तो न्यूक्लियस इसका एब्सेंट होता है। ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स होते हैं मेगा कैरियोसाइट के। ठीक है, तो मेगा कैरियोसाइट के जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वही श्रेड होता है, वही शेड होगा और फिर प्लेटलेट्स बन जाएगी, तो उसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं रहेगा प्लेटलेट्स में। अब साइटोप्लाज्म देखो, साइटोप्लाज्म कंटेन्स ग्रेन्यूल्स विद इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। इनका जो साइटोप्लाज्म होगा, इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। हमने डब्ल्यूबीसी में पढ़ा था ना कि डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, वैसे ही प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, और इन ग्रेन्यूल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एंजाइम्स रहते हैं। ठीक है, देखो पढ़ते हैं आगे। देखो, जैसे अल्फा ग्रेन्यूल्स रहेंगे, तो अल्फा ग्रेन्यूल्स क्या कंटेन करेंगे, क्लोटिंग फैक्टर्स। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर्स हमें पता ही है, फिब्रिनोजन आता है और दूसरे भी क्लोटिंग फैक्टर्स रहते हैं बेसिकली इसमें। ठीक है, तो ये अल्फा ग्रेन्यूल्स क्लोटिंग फैक्टर्स कंटेन्स करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स कंटेन करते हैं। ठीक है, और जो डेंस ग्रेन्यूल्स होंगे, वो डेंस ग्रेन्यूल एडीपी, सीरोटोनिन और कैल्शियम कंटेन करेंगे। ठीक है, एडीपी एडिनोडाई फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या करते हैं, एडीपी, सीरोटोनिन, कैल्शियम, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं वो ये सारी चीजें कंटेन करके रखते हैं अपने अंदर। ओके,
तो प्लेटलेट का ओरिजिन पढ़ते हैं, फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि प्लेटलेट्स बनी कैसे, ठीक है। तो चलो देख लो, ओरिजिन देख लो इसका, ठीक है। प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मेरो, ऑब्वियसली हर जितनी भी सेल है वो सारी बोन मेरो से ही बनती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स भी बोन मेरो से ही बनती है। स्टेप्स देखो कैसे बनेगी, ठीक है। देखो क्या होता है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती है उससे मेगा कैरियोब्लास्ट बनता है, और फिर जब मेगा कैरियोब्लास्ट होती है उससे मेगा कैरियोसाइट बनती है, और फिर जो मेगा कैरियोसाइट्स होती है वो अपने साइटोप्लाज्म के फ्रेगमेंट्स को शेड करती है, तोड़ देती है, और उससे फिर प्लेटलेट्स बन जाती है, ठीक है। इसको डायग्राम से समझे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जो थ्रोम्बोपोइटीन, ठीक है, इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो थ्रोम्बोपोइटीन होता है, ठीक है। थ्रोम्बोपोइटीन होता है जो थ्रोम्बो थ्रोम्बोपोइटीन होता है जो किडनी और लीवर से बनता है। तो क्या होता है, माइलॉइड स्टेम सेल है, माइलॉइड स्टेम सेल से मेगा कैरियोब्लास्ट बनी, फिर मेगा कैरियोब्लास्ट से ये मेगा कैरियोसाइट बनी, ऐसी दिखती है ये मेगा कैरियोसाइट। फिर ये मेगा कैरियोसाइट अपने इस साइटोप्लाज्म को श्रेड करेगी, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म, ये टूटेगा साइटोप्लाज्म और क्या बना देगा, प्लेटलेट्स बना देगा, ठीक है। तो ये जो इसका साइटोप्लाज्म होता है मेगा कैरियोसाइट का, यही टूट कर प्लेटलेट्स बन जाता है, ठीक है। चलो ये हमने स्टेप्स भी देख ली इनकी, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, थ्रोम्बोपोइसिस इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन थ्रोम्बोपोइटीन प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एंड किडनी, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये जो थ्रोम्बोपोइसिस है इसको कंट्रोल थ्रोम्बोपोइटीन हार्मोन करता है जो किडनी और लीवर से सिक्रीट होता है, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस अब नॉर्मल वैल्यूज देख लेते हैं हम कि जो प्लेटलेट्स है उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। कितनी प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में नॉर्मली होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे बढ़ेगी तो भी प्रॉब्लम होगी और कम होगी तो भी प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ बॉडी में। तो इसका नॉर्मल काउंट देखते हैं, तो नॉर्मल प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में 1.5 लाख से 45 लाख होती है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। इसका लाइफ स्पेन 7 to 10 डेज का होता है, ये 7 से 10 दिन तक जीवित रहती है, उसके बाद ये मर जाती है। डिस्ट्रॉयड मेनली इन स्प्लीन, ये स्प्लीन में जाकर अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करने के बाद मर जाती है, ठीक है। चलो फंक्शंस पढ़ ले इसके प्लेटलेट्स के, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या है, हीमोस्टेसिस टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो ये क्या करती है, हमने अभी पढ़ा कि जो प्लेटलेट होती है वो ब्लड को ब्लीड होने से ना, ब्लड को लॉस होने से बचाती है। तो इसकी पहली स्टेप आती है हीमोस्टेसिस, भाई टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो कैसे काम करती है ये, एडिशन है ना, क्या होगा एडिशन में, एडिशन मतलब चिपकना, एक दूसरे से अटैच होना, ठीक है। तो क्या होगा, स्टिक टू एक्सपोज्ड कोलेजन एट इंजरी साइट। देखो जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल में कहीं पे इंजरी हो गई, चोट लग गई ब्लड वेसल में, ठीक है। तो यहाँ से खून निकलने लग गया अब, ठीक है। अब ये जो प्लेटलेट्स होंगी, ये देखो ये ब्लड सेल्स हमारी वेसल्स में घूम रही है, ठीक है। तो जैसे इंजरी हुई प्लेटलेट्स को पता लग जाएगा कि हमारी ब्लड वेसल में कहीं पे तो इंजरी हुई है, चोट लगी है। तो ये क्या करेंगे, ये जो जहाँ पे चोट लगी है ना उस जगह पे चले जाएंगे प्लेटलेट्स, और वहाँ पे कोलेजन एक्सपोज होगा, तो मतलब कोलेजन रहेगा वहाँ पे। तो ये जो प्लेटलेट्स है ना वो उस कोलेजन पे जाके चिपक जाएंगी, जैसे ये चोट लगी है यहाँ पे तो ये सारी प्लेटलेट्स वहां चली जाएंगी, ठीक है। इंजरी साइट पे जाके उस कोलेजन से चिपक जाएगी। अब क्या होगा, एक्टिवेशन, चेंज शेप, रिलीज ग्रेन्यूल्स, एडीपी, सीरोटोनिन एंड थ्रोम्बोजेन एटम। फिर क्या होता है, जैसे ये वहां पे गई है ना, चिपकी इंजरी साइट पे, और फिर इनका एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा। क्या होगी कि ये एक दूसरे से आके फिर चिपक जाएंगे ये, और ज्यादा है ना जो दूसरी प्लेटलेट्स रहेंगी उन सबको भी एक्टिवेट कर देगी, और जो दूसरी प्लेटलेट्स रहेंगी वो सारी भी आ जाएगी इंजरी की साइड पे, ठीक है। और जो प्लेटलेट्स हमने पढ़ा था कि नॉर्मली प्लेटलेट्स का शेप डिस्क शेप का रहता है, तो जब एक्टिवेशन होगा प्लेटलेट्स का तो ये प्लेटलेट्स अपने शेप को चेंज कर लेगी और ऐसे स्पाइक्स वाला शेप बना देगी, ठीक है, स्पाइक्स वाला शेप बना देगी और एक दूसरे से चिपक जाएगी, और ये ग्रेन्यूल्स रिलीज करेंगी, एडीपी,
सीरोटोनिन ऑन थ्रोम्बोजेन A2। अब ये एडीपी क्या करता है बेटा, ये एडीपी और जो दूसरी प्लेटलेट्स होती है ना उनको एक्टिवेट करता है, उनको ये अट्रैक्ट करता है कि आ जाओ आ जाओ। तो जब ये ग्रेन्यूल्स रिलीज करेंगे तो दूसरी प्लेटलेट्स भी आ जाएगी इंजुरी साइड पे। और ये जो सीरोटोनिन होता है, ये सीरोटोनिन क्या करता है, तो ब्लड वेसल्स हैं हमारी, ठीक है, उन ब्लड वेसल्स को ये ऐसे स्क्वीज करने का काम करता है। जैसे मान लो पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, उसमें से पानी बहुत ज्यादा लीक हो रहा है। अब हम उसके मुंह को दबाएंगे, स्क्वीज करेंगे तो पानी थोड़ा, उसका पानी का जो बाहर निकलना है वो थोड़ा बंद होगा ना, कम होगा। तो ये सीरोटोनिन जो, तो हमारी ब्लड वेसल्स है वो भी पाइप की तरह है, उसके अंदर खून बह रहा है, खून चलता है, ठीक है, ब्लड सेल्स मूव होती है। तो ये सीरोटोनिन होगा, जब ब्लड लॉस होगा, जब इंजरी होगी तो ये क्या करेगा, ये जो ब्लड वेसल्स है उसको स्क्वीज कर देगा ताकि ब्लड लॉस कम हो, ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब क्या होगा, फिर तीसरा एडिशन हुआ, एक्टिवेशन हुआ, फिर आएगी एग्रीगेशन की बारी, ठीक है। तो एग्रीगेशन में क्या होगा, प्लेटलेट्स कम क्लम्प टुगेदर फॉर्म टेम्पररीली प्लग, ठीक है। अब क्या होगा, एक्टिवेशन में तो क्या हुआ, जैसे ये ब्लड वेसल थी, यहाँ पे चोट लगी। अब जैसे ही चोट लगी तो सारी ब्लड जो प्लेटलेट्स को पता चला तो प्लेटलेट्स उसके आसपास चली गई, ठीक है। प्लेटलेट्स से ये क्या हुआ, एडिशन हुआ। फिर एक्टिवेशन हुआ कि जितनी भी जो प्लेटलेट्स थी वो प्लेटलेट्स ने अपना शेप को चेंज करा, स्पाइक्स बनाए और दूसरे जो प्लेटलेट्स थे उन सबको भी बुला लिया इन्फेक्शन, सॉरी ये जो इंजरी की साइड थी वहां पे। फिर तीसरी बारी आई एग्रीगेशन की। तो एग्रीगेशन में क्या हुआ, जो प्लेटलेट्स होंगी वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपक जाएंगी और एक टेम्पररीली प्लग बना देगी, मतलब एक क्लॉट जैसा बना देगी हल्का सा। ये क्लॉट ना वीक रहेगा, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग क्लॉट नहीं रहेगा, ये सिर्फ मतलब ब्लड को लॉस होने से रोक देगा, है ना, हल्का सा, ये टेम्पररी क्लॉट रहेगा, ठीक है, कुछ समय के लिए रहेगा। इस प्रोसेस के बाद आती है फिर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग क्लॉट बन जाता है, जिसके बाद हमारी जो ब्लड लॉस होगा वो नहीं होगा, ठीक है, पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्लॉट बन जाएगा और ब्लड लॉस नहीं होगा। तो पढ़ लेते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग को, ठीक है। देखो ब्लड क्लॉटिंग, अब ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, प्रोवाइड अ सरफेस फॉर कोएगुलेशन कैस्केड फिब्रिन मैश फॉर्म स्टेबल क्लॉट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ना जो दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे, टिश्यू फैक्टर्स होंगे, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे जो इंजरी की साइट है वहां पर, ठीक है, ये सारे प्रोटीन्स आ जाएंगे वहां पे इंजरी की साइट पे। और फिर लास्ट स्टेज होती है इसकी कि ये फिब्रिनोजन से फिब्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो फिब्रीन होता है बेटा, वो फिब्रीन मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाले, अभी हमने देखा ना जाले जैसा होता है, और ये एक क्लॉट बना देगा, थक्का बना देगा खून का, और ये क्लॉट बहुत स्टेबल होता है, ठीक है, एकदम जम जाता है। फिर आती है क्लॉट रिट्रैक्शन। तो क्लॉट रिट्रैक्शन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो अब क्लॉट रिट्रैक्शन में क्या होगा, क्लॉट रिट्रैक्शन में ये होगा बेटा कि जो हमारा क्लॉट बना है वो स्क्वीज सॉरी श्रिंक करने लग जाएगा, ठीक है, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, वो सिकुड़ने लग जाएगा। तो जो हमारी जो घाव वाली जगह थी ना, इंजरी वाली जगह थी, वो थोड़ी और पास पास में आएगी और ज्यादा फर्म और स्ट्रॉन्ग क्लॉट बन जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना, हमें चोट लगती है तो थोड़े दिन में मतलब ऐसा हमारी बॉडी पे एकदम सूखा सूखा पपड़ी जैसा बन जाता है, तो वैसा बन जाएगा, ठीक है, एकदम क्लॉट बन जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर हम देखते हैं कि वो जो ऊपर की लेयर रहती है वो भी निकल जाती है, टिश्यू रिपेयर, ठीक है, टिश्यू रिपेयर भी होगा इसके बाद, क्लॉट बनने के बाद कैसे होगा, प्लेटलेट्स रिलीज ग्रोथ फैक्टर्स लाइक पीडीजीएफ वीईजीएफ। तो ये क्या होता है कि प्लेटलेट्स इन ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करती है, ठीक है, पीडीजीएफ को और वीईजीएफ को, और फिर ये क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट न्यू एंडोथेलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड स्मूथ मसल्स सेल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये नई एंडोथेलियल सेल्स बनाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट बनाते हैं और स्मूथ मसल बनाते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, वुंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर। जो वुंड है हमारी, जो चोट लगी हुई हमें, वो चोट क्या होगी, हील हो जाएगी और टिश्यू जो होगा वो रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, जो चोट लगी है वो रिपेयर हो जाएगी। इसकी मैंने
एक डायग्राम यहाँ पर पेस्ट किया है, उसको देखते हैं हम, तो वो आपको अच्छे से और पूरी प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये क्लोट कैसे बन रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, इंजुरी से लेकर क्लोट बनने की पूरी प्रोसेस अभी हम समझते हैं। ठीक है, फास्ट फास्ट वैसे तो आ ही गई होगी समझ में, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, देखो क्या होता है कि ये जैसे फर्स्ट स्टेप में जैसे इंजुरी, ठीक है, क्या बोल रहा है, अ ब्लड वेसल्स इज सर्व्ड ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स। ठीक है, ये इरिथ्रोसाइट डब्ल्यूबीसी आर लीकिंग आउट ऑफ ब्रेक, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स में इरिथ्रोसाइट भी घूम रही है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी ब्लड सेल्स इन हमारी वेसल्स में घूम रही है। अब क्या हुआ, हमारी हमें कोई चोट लगी तो क्या होगा, ये सारी सेल्स बाहर निकलने लग जाएंगे। ठीक है, ब्लड हमारा स्किन से बाहर निकलने लग जाएगा। ठीक है, ब्लड वेसल जो होगी बेसिकली वो ब्लड वेसल्स में ही चोट लगती है तो हमारा खून बाहर आने लगता है। ठीक है, तो अब क्या होता है दूसरा, वेस्क्यूलर स्पैज्म। ठीक है, क्या होता है, द स्मूथ मसल इन द वेसल वॉल कॉन्ट्रैक्ट नियर द इंजरी पॉइंट रिड्यूसिंग ब्लड लॉस। जो स्मूथ मसल्स होगी वेसल की वॉल में वो क्या करने लगती है, कॉन्ट्रैक्टर करने लगती है इंजुरी जहाँ पे हुई है वहां पे, और ब्लड लॉस को कंट्रोल करती है। हमने पढ़ा था ना कि जो प्लेटलेट्स होती है वो क्या रिलीज करती है, सीरोटोनिन, और वो सीरोटोनिन जो होता है वही क्या करता है, ब्लड को श्रिंक करवाता है। ठीक है, ब्लड को स्क्वीज करवाता है, ब्लड लॉस को रोकता है। ठीक है, अब थर्ड स्टेज क्या होती है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। क्या होता है, प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड बाय केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम द इंजरी साइट बाय कांटेक्ट with the underlying collagen. The platelets become spiked and stick to each other at the wound site. क्या होता है, इंजुरी के साइड में प्लेटलेट्स आ जाती है और फिर उनका एक्टिवेशन होता है तो वो स्पाइक्स बना लेती है, अपने शेप को चेंज कर लेती है, और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं एडीएच, जो कि दूसरे प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, फिर क्या होता है, इनिशियल प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड बाय केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम द इंजर्ड सेल एंड बाय कांटेक्ट विद ब्रोकन कोलेजन। ठीक है, जो ब्लड वेसल डैमेज हुई तो कोलेजन रिलीज होगा और वो कोलेजन फिर अट्रैक्ट करता है प्लेटलेट्स को। ठीक है, प्लेटलेट्स उस कोलेजन पर जाकर चिपक जाती है। बाउंड प्लेटलेट्स रिलीज केमिकल्स एंड एक्टिव एंड अट्रैक्ट अदर प्लेटलेट्स। वही सेम चीज है यार, तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना इस सब में कि ये क्या है, बस वही चीजें है कि ब्लड जैसे हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें इंजुरी हुई तो फिर प्लेटलेट्स आएंगी। ठीक है, उसको अधीशन बोलते हैं, फिर वो प्लेटलेट्स जो होंगी वो रिलीज करेंगी दूसरे केमिकल्स जैसे एडीएच, सीरोटोनिन, और ये सब फिर अट्रैक्ट करते हैं दूसरी प्लेटलेट्स को। ठीक है, इसको एक्टिवेशन बोलते हैं। और फिर आएगी एग्रीगेशन, जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगी। ठीक है, और एक प्लग बना लेगी, एक क्लॉट बना लेगी, धक्का बना लेगी। ठीक है, और वो क्लॉट स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। ठीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दूसरे प्रोटीन्स आते हैं आसपास से। ठीक है, और वो फिर कोएगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, वो जब अपनी प्रोसेस सारी स्टार्ट करते हैं तो उनके आखिरी स्टेप में क्या होता है कि वो फिब्रिनोजन को फिब्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो फिब्रीन एक मछली के जाले की तरह होता है जो कि सारी सेल्स को पकड़ लेता है, चिपका लेता है और एक क्लॉट बना लेता है, खून को जमा देता है, और इसी की वजह से हमारी फिर ब्लड लॉस नहीं होता हमारे बॉडी में। ठीक है, क्लॉट बन जाता है और फिर क्लॉट रिट्रैक्शन होगा और फिर टिश्यू रिपेयर होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है बेटा। ठीक है, इतना इजी था। चलो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं कि जब प्लेटलेट्स बढ़ेगी तो उसको क्या बोलते हैं, और किन किन केसेस में बढ़ती है और कम होती है तो उसे क्या कहते हैं, और किन किन केसेस में कम होती है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन आती है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसका मतलब होता है प्लेटलेट्स का कम होना। तो प्लेटलेट्स कम किन किन कंडीशन में होती है, प्लेटलेट्स कम डेंगू की कंडीशन में, बोन मेरो फेल्योर की कंडीशन में, कीमोथेरेपी, इम्यून डिस्ट्रक्शन, इन केसेस में क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब प्लेटलेट्स का बढ़ जाना। तो प्लेटलेट्स कब कब बढ़ जाएगी, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, और बोन मेरो डिसऑर्डर में ये जो थ्रोम्बोसाइटोसिस होगी, जो प्लेटलेट्स होगी, वो हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी। ठीक है, और क्या फैक्टर्स होते हैं जो प्लेटलेट्स के काउंट को अफेक्ट करते हैं, तो देखो ड्रग्स अफेक्टिंग प्लेट्स। कुछ ड्रग्स भी ऐसे होते हैं जो प्लेटलेट्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे एस्पिरिन,
ब्लॉक्स थ्रोम्बोजेन A2, और फिर क्या होता है, प्रिवेंट्स प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। तो जो एस्पिरिन होती है वो खून को पतला करती है, तो वो खून को पतला करेगी तो क्या होगा, क्लॉट नहीं बनेगा, इजीली क्लॉट नहीं बनेगा, और कभी गलती से इंजरी हो गई तो वो ब्लड लॉस ज्यादा देर तक होगा, ठीक है, जल्दी से क्लॉट नहीं बनेगा। अगर कोई एस्पिरिन ले रहा है, ठीक है, अगर कोई खून पतला होने की दवाई ले रहा है उसको, ठीक है, तो ये था इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसके हेमोस्टेसिस की प्रोसेस का, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओहो, चलो तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे ब्लड वेसल में इंजरी हुई, हमारी ब्लड वेसल में इंजरी हुई, ठीक है। फिर क्या होगा, एक्सपोजर ऑफ कोलेजन एंड टिश्यू फैक्टर, ब्लड वेसल में चोट आई तो कोलेजन एक्सपोज हुआ, कोलेजन एक्सपोज हुआ तो प्लेटलेट अधीयर हो गई, उस कोलेजन के पास जाके चिपक गई ना, चोट के पास जाके। फिर प्लेटलेट एक्टिवेशन हुआ, फिर प्लेटलेट एक्टिवेट हो गई, अपना शेप को चेंज कर लेगी, स्पाइक्स बना लेगी अपने आसपास, ठीक है, और रिलीज कर देगी एटीपी एडीपी, जो दूसरी प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट कर देगा, इसे एक्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। और फिर आ जाती है प्लेटलेट एग्रीगेशन। इसमें क्या होता है कि जो जितनी भी प्लेटलेट्स होंगी वो सब एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्लम्प बना लेगी, आसपास चिपक जाएगी, और जो टिश्यू में हमारी चोट लगी थी, ठीक है, हमारे वेसल्स में जहाँ पे चोट लगी थी वहां पर, ये जैसे चोट लगी हुई है तो वहां पर आसपास ये सारी प्लेटलेट चिपक जाएंगी और एक टेम्पररीली प्लग बना देगी, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस नहीं होगा। फिर क्या होगा, कोएगुलेशन कैस्केड स्टार्ट होगा, फिब्रिनोजन से फिब्रीन बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये फिब्रीन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जाले की तरह होता है, जो सारी ब्लड वेसल्स को पकड़ लेगा, चिपका लेगा और एक स्टेबल क्लॉट बना लेगा, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग क्लॉट बना देगा, जिसकी वजह से फिर ब्लड लॉस नहीं होगा। फिर आखिरी प्रोसेस होती है वुंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर, जिसमें ये जो प्लेटलेट्स होंगी ये ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे टिश्यू रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम। आई होप आपको आज समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया हो, और अगर कुछ और पढ़ना हो तो वो भी आप कमेंट करके बता देना, तो फिर हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय। एक बात तो कहना भूल ही गई, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलो बाय बाय।